कैसे रेगुलेट होती है, ये सब हमें जानने का मौका मिलता है केवल संविधान से। तो संविधान के द्वारा ये आपको बताने का प्रयास किया गया कि आपके क्या नियम हैं जो आपको अपनाने हैं, आपकी देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, आप कैसे क्या कार्य कर सकते हैं, कैसे क्या नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको बताया गया। मैं केवल ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपको संक्षेप में संविधान का महत्व भारत के परिप्रेक्ष्य में बताता हूं। यानी कि भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में जहां इतनी डाइवर्सिटी है, जहां आप अगर अनुमान लगाते हैं तो जब बात की जाती है कितनी तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, देन वी जस्ट कम टू नो दैट मोर देन 2000 के पूरे देश में लगभग 2000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। अब आप सोच के देखिए, जिस देश में 2000 से ज्यादा भाषा बोली जाती है वह कितनी बड़ी डाइवर्सिटी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कितने प्रकार के लोग रहते हैं, कितनी जाति के लोग रहते हैं, तो हम देखते हैं 3500 से ज्यादा जाति के लोग रहते हैं। अब आप सोच के देखिए कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है। और जब इतनी बड़ी डाइवर्सिटी हमारे चारों ओर है, उसमें जब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने धर्म के लोग हैं, तो ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म के लोग इस देश में रह रहे हों। जब देश आजाद हुआ तो अब यह बहुत आवश्यक था कि देश चले कैसे। अब देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता है। अब वो नियम ऐसे भी नहीं बनाए जा सकते कि जो ब्रिटेन में चल रहे हैं, ऐसे भी अगर हम इंप्लीमेंट कर दें तो संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे देश की लिटरेसी रेट कितना है, हमारे देश का जो पावर इंडेक्स कितना है, तो वो बहुत ही नीचे चला जाता है। जब हम उन देशों से अपने संविधान की तुलना करने लगेंगे, उस तरह का संविधान बनाने लगेंगे, तो वो संविधान भी हमारे देश के लिए किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं होगा। जब हम देखते हैं कि चलो चाइना जैसा संविधान बना लेते हैं, जर्मनी जैसा संविधान बना लेते हैं, यूएसए जैसा बना लेते हैं, तब भी बात नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वहां के कल्चर में यहाँ के कल्चर में बहुत अंतर है। और अगर हम अपने लोगों को अभी तक यही नहीं सिखा पाए कि खड़े कैसे होते हैं, कि साइन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और उस देश में इतने कठिन नियम बना दिए जाएं कि छोटी छोटी चीजों का पालन करने पे इतने बड़े बड़े सजा मिलेगी, तो वो संभव नहीं है। तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने बड़े धीरे से, बड़े धैर्य से, आराम से सोच के प्रत्येक देश से कुछ ना कुछ जो अच्छा हमारे देश के लिए हो सकता था उस चीजों को लिया और हमारे देश के लोगों को एक संग्रहित करके संविधान के रूप में प्रस्तुत किया। हमारे देश का संविधान इसीलिए, क्योंकि ये डाइवर्सिटी इतनी है, इतनी विविधताएं हैं, उन डाइवर्सिटीज को एक करने के लिए सभी लोगों को उनका अधिकार मिल सके। यानी कि अगर हम गरीबी की रेखा देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद दूसरे तीसरे दिन खाना नसीब होता था उस समय, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद कपड़े ही पहनने को नहीं मिल पाते थे। और उस देश में संविधान एक जैसा बनाना, लोगों को जो नीचे हैं उन्हें उठाकर लाना, अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। इसमें जो मुख्य रूप से कार्य किया वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर आप कहो तो मैं समझता हूं इस देश में अगर वाकई में कुछ महापुरुष हुए हैं जिन्हें हमें पूजना चाहिए कायदे से, जिन्हें हमें सोचना चाहिए, स्पेशली तो वो वर्ग जो वाकई में हर प्रकार से पिछड़ा था। मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, पिछड़े वर्ग में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी आते हैं। हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग पिछड़े हुए होते हैं। उनके उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो कार्य किए हैं वो कोई नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, जो महिला उत्थान के लिए कार्य किए हैं, क्या आप ये मान के चलिए कि अगर शायद अंबेडकर साहब नहीं होते, तो मैंने अभी शायद कुछ दिन पहले भी असेंबली में बोला था, किसी ओकेजन था उस समय, कि अंबेडकर साहब ही वो थे जिन्होंने महिलाओं को आज इतने अधिकार दिलाए हैं अपने संविधान की वजह से। और आज हम देखते हैं जो राजनीतिक पार्टियां ताकत से बनी हुई हैं हमारे देश में, वो पार्टियां भी महिला अधिकारों को बढ़ाने का बार बार प्रयास कर रही हैं। वो केवल उन्हीं की देन थी कि उन्होंने महिलाओं को इतना अपलिफ्ट किया, इतना आगे बढ़ाने का कार्य किया और सभी को समान लाने का कार्य किया। यानी कि अंबेडकर साहब ने जन्म से ही बहुत सी प्रकार की भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन अपने जीवन में अच्छी तरीके से देखा था। तो उनका यह मानना था कि जब ये मेरे साथ हो सकता है तो ये किसी के साथ भी होता होगा। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए हर जाति में, हर वर्ग में,
हर धर्म के लोगों को उन्होंने न्याय दिलाने का काम किया। इसीलिए जो हमारा संविधान सबसे ज्यादा जोर देता है वो देता है इक्वेलिटी पे। किस पर देता है? इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मीन्स वी ऑल आर इक्वल विथ ईच अदर। चाहे हम अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, हम किसी भी कास्ट पे हो, चाहे हमारा सेक्स कुछ भी हो, हमारा रेस कुछ भी हो, रेस मतलब कलर, चाहे हम काले हो, गोरे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम सभी एक समान हैं। किसी भी प्रकार से अगर इस तरह कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है, तो वो दंड का अधिकारी होगा। इस तरह की चीजें उन्होंने लेकर आई, जिसकी आज हम देखते हैं कि हमारा देश एक हार्मोनियस एटमॉस्फेयर में रह रहा है। मीन्स समरसता का माहौल है। समरसता मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, कि किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। दूसरी चीज उन्होंने लाई कि सभी लोग इक्वल होंगे ऑन द ओकेजन। इक्वलिटी की बात करता हूं। इक्वल मीन्स चाहे वो कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, जब हम जस्टिस की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, तो वहां भी किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अभी हम देखते हैं जैसे बच्चों ने निर्भया नाटक को आपके पास दिखाया। हमारे देश में कई सारे ऐसे, ले जाओ, हमारे देश में कई सारे ऐसी चीजें हुई हैं जिससे हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हम देखते हैं, अभी कल परसों की बात है कि एक बाबा राम रहीम है, उन्हें पेरोल मिली हुई है। तो बाबा राम रहीम जो इतने ताकतवर लोग हैं, जिनके इतने अनुयायी हैं, लेकिन गलत काम करने पर उन्हें भी सजा मिल सकती है। और एक आसाराम है जो आज भी सजा काट रहे हैं। तो कोई भी गलत काम करेगा तो उनके सामने न्याय एक जैसा व्यवहार करेगा, यह हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह की चीजें हमारे संविधान के द्वारा ही हमें प्रदान की गई। अदरवाइज तो हो सकता था प्रिविलेजेस के आधार पे, उनके कार्य के आधार पे, उनकी आर्थिक शक्ति के आधार पे, उनके संबंधों के आधार पे, किसी के आधार को बेस बनाकर उनके जो भी खिलाफ डिसीजंस हुए हैं वो उनके फेवर में भी हो सकते थे कि नहीं, ये तो समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो आज अगर इनसे ये एक गलती हो गई है तो इन्हें सजा नहीं दी जाएगी। तो बताओ अच्छा होता है खराब? तो कुछ अच्छे लोगों को ही लाइसेंस मिल जाता खराब काम करने का, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि सारे लोग हमारे देश में एक समान रहेंगे। कुछ मूलभूत बातें मैं बता देता हूं आपको संविधान के बारे में कि हमारे देश के संविधान में जब लागू हुआ था तो 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थी, यानी कि 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में समय के आधार पे, परिस्थितियों के आधार पे बदलती चली गई। और जो भी संविधान में पहली बार जो लिखित था, समय के आधार पे बदलाव भी आवश्यक होता है, उसी हिसाब से हमारे संविधान में भी बदलाव होते चले गए। और उसी बदलाव के आधार पे वर्तमान में 498 आर्टिकल्स हैं एंड देयर आर 25 पार्ट्स, यानी कि 25 भाग हैं, जो पहले 22 हुआ करते थे, और 8 शेड्यूल से बढ़ के 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे संविधान ने हमें दी हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप जो भी पुस्तकें पढ़ते हैं, आपके घर में जो भी पुस्तकें हैं, वो पढ़ना लिखना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप कम से कम संविधान की भी एक छोटी सी पुस्तक रखिए, जो आपको न्याय दिलाने में, कार्य कराने में, आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होगी। यानी कि जब भी जीवन के जिस मोड़ पे आप फंस जाओगे, उस समय कानूनन रूप से आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, जो आपके साथ गलत कर रहा है उससे कैसे बच सकते हो, ये सारी चीजें आपका संविधान ही आपको राह दिखाएगा।